हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं नंदन कुमार सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ओएसिस क्लासेस पर। पीछे के क्लासेस में आपने स्टडी की है टेंस को, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को। आज हम लोग वॉइस पढ़ने वाले हैं, तो उसकी आज पहली क्लास होगी। आप में से कई लोग बहुत अच्छे से परिचित हैं इस चैप्टर से, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये चैप्टर थोड़ा पीड़ादायक है, थोड़ी कठिन है। तो मुझे दोनों को लेकर के चलना होगा, वैसे छात्रों को भी जिन्हें अच्छे से मालूम है और वैसे छात्रों को भी जिन्हें दिक्कत होती है। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए चैप्टर को इस ढंग से तैयार किया जा रहा है ताकि दोनों तरह के छात्रों की जरूरतें पूरी हो सके। आप सबको पता है कि एक्टिव पैसिव एक ऐसा चैप्टर है जिसको लेकर के बड़ी हवा बनाई जाती है। अरे बाप, इतना कठिन होगा, ये होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। मेरा विश्वास कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बड़ा ही मजेदार, सरस, सुंदर और सुग्रह है, बहुत आसानी से समझने लायक है। हाँ, ये डिपेंड करता है मेरे ऊपर कि मैं आपको कैसे समझा सकता हूं। तो व्हेन आई मेड ए प्लान टू टीच यू एक्टिव पैसिव, आई हैड टू पैरेलल थॉट्स इन माय माइंड। One was to make you understand this chapter in a short way, through some tricks, through some applications, through some structures. But after a little consideration, I understood that particularly those students who are not very good at grammar, for them this is going to be a very hard nut to crack. They will have a lot of problems in understanding active passive if I take a shortcut method. मेरे पास ये भी रास्ता था कि मैं चाहता तो एक ही क्लास में या 2 क्लास में इसको खत्म कर सकता था, लेकिन वैसे छात्रों के साथ नाइंसाफी हो जाती जिन्हें कि इसकी बेसिक्स भी समझ में नहीं आती, यानी कि ग्रामर ही उनका बहुत कमजोर है, तो उनको समझना बड़ा मुश्किल होता। इसलिए इस चैप्टर को बड़ा ही सिंसियर ढंग से 4-5 क्लासेस का लिया जा रहा है। आज उसकी इंट्रो होगी, इंट्रोडक्शन क्लास है। तो जब हम लोग एक्टिव पैसिव पढ़ते हैं तो हमारे मन में कई विचारधाराएं चलती हैं, कई सोच चलती रहती है कि सर आखिर दोनों में फर्क क्या है। तो जैसा आप बोर्ड पर देखोगे और मैं समझाना शुरू करूंगा, तो मैंने लिखा है वॉइस के 2 हिस्से हैं, 2 पार्ट्स हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को ही वाच्य कहा जाता है, उसमें एक्टिव वॉइस को कर्तृवाच्य और पैसिव वॉइस को कर्मवाच्य। तो हम लोग हिंदी से ही समझे कि ये कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य नाम, ये तत्सम शब्द है। नाम से ही आपको समझ में आएगा कि जिसमें प्रधानता कर्ता की हो, यानी जहां कर्ता के बिना कोई काम संभव ही नहीं है, वैसे सेंटेंस को हम लोग एक्टिव वॉइस का सेंटेंस कहेंगे। और जिसमें कर्म की प्रधानता हो, कर्म के बिना वो वाक्य नहीं बन सकता, तो उसको हम लोग कर्मवाच्य या अंग्रेजी में पैसिव वॉइस कहते हैं। मैं उदाहरण से समझा रहा हूं। He writes a letter, इसमें सब्जेक्ट क्या है? ही है। अब आप ही को मिटा दो, काट दो, खाली रहने दो writes a letter. Will it be a meaningful sentence? Your answer will be no, sir. It cannot be. You are perfectly correct.
It cannot be a meaningful sentence without putting there he or any other subject. यानी इसमें सब्जेक्ट के बिना वो सेंटेंस पूरा हुआ ही नहीं. ही राइट से लेटर में राइट से लेटर. आप पूछोगे राइट से लेटर क्या सेंटेंस हुआ सर? राइट से लेटर कोई सेंटेंस हो ही नहीं सकता. अब पैसिव की बात मैं करूं. A letter is written by me. Sorry, him. A letter is written by him. उसके द्वारा एक पत्र लिखा जाता है. अगर बाय हिम ना भी रहे तो भी वह एक सार्थक वाक्य होगा. अ लेटर इज रिटन, एक पत्र लिखा जाता है. जैसे जैसे आप पैसिव में आगे जाओगे तो कई बार देखोगे कि जो एजेंट है यानी कि जो सब्जेक्ट हम लोग पैसिव में पीछे ले जाते हैं, एक्टिव के सब्जेक्ट को क्या करते हैं पीछे ले जाते हैं, वो भी गायब हो जाता है कुछ कुछ केसेस में. जैसे एक उदाहरण मैं दे रहा हूं. Someone has stolen my shoes. किसी ने मेरे जूते चुरा लिए हैं. जब मैंने इसकी पैसिव की तो इसका पैसिव बना my shoes have been stolen. by someone नहीं लगा, गैर जरूरी था, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होता. क्यों होता? जब हम लोग वहां जाएंगे उस लेक्चर में तब हम आपको अच्छे से इसको समझा देंगे. आप इसको दिमाग से ही निकाल दीजिए कि सर कई बार बाय नहीं लगा रहता है, वो क्यों होता है. तो वो हम लोग उस समय जब पढ़ेंगे तो उसमें आपको खूब अच्छे से समझ में आ जाएगा और आप ये क्वेश्चन करना ही छोड़ दोगे. तो आप ही कहोगे हाँ सर अब एकदम क्लियर. लेकिन अभी चूंकि हमको उदाहरण देना था इसलिए मैं दे रहा हूं कि someone has stolen my shoes का my shoes have been stolen by someone नहीं लगा, कोई जरूरत भी नहीं था. यानी कहने का मतलब in some cases in passive form the subject of active becomes irrelevant, unnecessary. कि कई केसेस में आप देखोगे कि जो सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का वो कोई गैर जरूरी होता, यूज भी नहीं होता. यानी उसमें सबसे ज्यादा अनिवार्यता किसकी होती है? ऑब्जेक्ट की. अब सवाल उठता है कि कई छात्र हमसे पूछते हैं सर मेन समस्या हमको क्या होती है कि मुझे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को ढूंढने में दिक्कत हो जाती है. तो मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बता रहा हूं. जब हु रहे, हु का हिंदी क्या होता है? कौन. जब आप कौन पूछोगे और जो जवाब आए वो उस सेंटेंस का सब्जेक्ट है. जैसे राम हेल्प्स मी. अब आपको क्वेश्चन करना है राम हेल्प्स मी, राम मेरी मदद करता है. तो यू रेज ए क्वेश्चन एंड द आंसर विल कम फ्रॉम विद इन. आप क्वेश्चन खड़ा करो और अंदर से जवाब भी आ जाएगा आपको. हु, कौन. तो कौन मदद करता है? राम. दिस इज योर सब्जेक्ट. Most of the students know this, that a sentence has two parts, subject and predicate. Subject and predicate. You will ask me, sir, we understood the subject, but we have a little bit confusion in understanding predicate. What is predicate? Predicate means helping verb, principal verb, object and others etc. etc. is rm लगा हो, was were लगा हो, has have had लगा हो, उसके बाद प्रिंसिपल वर्ब जो मूल क्रिया होती है गो, राइट, रीड, ये सब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ये सब मिलकर के क्या कहलाते हैं? प्रेडिकेट कहलाते हैं. तो एक सेंटेंस के दो हिस्से हैं, सब्जेक्ट तो प्योर अलग हो गया, अब प्रेडिकेट में ये सब आकर के मिल गए. सहायक क्रिया, प्रधान क्रिया, ऑब्जेक्ट और जो चीजें बची रह गई अदर्स जिसको कहते हैं वो सब प्रेडिकेट कहलाता है. तो आपने यहां पहचाना कि
कौन मदद करता है? तो कौन मदद करता है? राम मदद करता है। हु कौन है? राम। कौन? तब आप कहोगे सर कौन तो समझ में आ गया, सब्जेक्ट हम पकड़ लिए। एकदम एक चीज एकदम दिमाग में ठूंस लीजिए, बैठा लीजिए कि सेंटेंस में क्वेश्चन कीजिए कि हु, आई एम गोइंग टू पटना, मैं पटना जा रहा हूं। तो हु कौन जा रहा है? तो मैं जा रहा हूं। आई इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। चिल्ड्रन वर मेकिंग ए नॉइज, बच्चे शोर मचा रहे थे। तो क्वेश्चन कीजिए हु कौन, तो जवाब जो आएगा तो कौन शोर मचा रहे थे? बच्चे, चिल्ड्रन, दैट इज योर सब्जेक्ट। फिर वर्ब की बात आएगी, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? क्रिया। क्रिया को तद्भव रूप में क्या कहोगे? काम। क्रिया तत्सम है, उसका तद्भव क्या होगा? काम। यानी जिससे काम, आई एम राइटिंग, यू आर प्लेइंग, ही इज सिंगिंग। तो आई एम राइटिंग में काम क्या हो रहा है? राइटिंग, लिखने का। ही इज सिंगिंग, इसमें काम क्या हो रहा है? गाने का। यू आर प्लेइंग, काम क्या हो रहा है? खेलने का। तो ये प्लेइंग, सिंगिंग, राइटिंग, ये सारी चीजें क्या है? क्रिया है, वर्ब है। अब बात होती है किसकी? ऑब्जेक्ट की। तो आप में से, मुझे पूरा विश्वास है, आप में से ज्यादातर लोग यही पूछने वाले हो सर मेन तो लफड़ा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में ही होता है, कि हम कैसे जाने कि ये सब्जेक्ट है और ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो अब आप सोचो, अगर आपके क्वेश्चन का जवाब, आप अगर क्वेश्चन मन में करो किसको, और वो जो जवाब आए इसको, जैसे राम हेल्प्स मी, राम मेरी सहायता करता है। तो राम किसको मदद करता है? तो मेरी, मुझे। आई ईट ए मैंगो, मैं एक आम खाता हूं। तो मैं क्या खाता हूं? तो मैंगो। He is driving a car, वो कार चला रहा है। तो वो क्या चला रहा है? तो कार। तो अगर आप क्वेश्चन करो कि किसको या क्या, मैंने आम खाया, मैंने किसको खाया? तो आम को। तो जो किसको या क्या में जो जवाब आ जाए वो हम उस सेंटेंस का क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट। हम इतनी सारी बातें आपको इसलिए बता रहे हैं, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, ये सब पहचानने का, क्योंकि आप में से कई लोगों को उसमें दुविधा होने वाली है जब हम लोग एक्टिव टू पैसिव करेंगे, क्योंकि उसमें उल्टा रिवर्स हो जाता है। यानी एक्टिव का सब्जेक्ट पीछे, फिर एक्टिव का ऑब्जेक्ट आगे, कब? पैसिव जब बनाते हैं तब। इसलिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पहचानेंगे तब ना। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप ये समझ पाए कि हम कैसे पहचानेंगे कि ये सब्जेक्ट है। और ये फिर से एक बार मैं बोल दूं, अगर आपने हु किया यानी कौन, कौन, आपने मन में क्वेश्चन किया कौन, जैसे हमने कहा चिल्ड्रन आर मेकिंग ए नॉइज, बच्चे शोर मचा रहे हैं। तो कौन शोर मचा रहे हैं? तो बच्चे। तो जब कौन रहे, कौन का जवाब जो आए वो सब्जेक्ट, किसको या क्या, ये दोनों में से किसी एक का जो जवाब आए वो ऑब्जेक्ट होता है। क्रिया तो आपने समझ लिया, जो काम होने का बोध होता है। यही तीन चीज को हमें पहचानना था। अब हम लोग चलते हैं बेसिक्स पर। जैसे हमने पढ़ा लिखा है, आप देखो मैंने लिखा एक्टिव वॉइस, उसका एक उदाहरण यहां दिया है। आई राइट अ लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूं। यहां देखो उसी का पैसिव रूप क्या है? अ लेटर इज रिटन बाय मी, मेरे द्वारा एक पत्र लिखा जाता है। मेनी ऑफ यू हैव अंडरस्टूड, बट some of you are still confused. Sir, what is the difference between the meaning of active sentence and the passive sentence?
सी हियर आई हैव रिटन इन हिंदी एज वेल। मैं एक पत्र लिखता हूं, आई राइट अ लेटर। मेरे द्वारा एक पत्र लिखा जाता है, अ लेटर इज रिटन बाय मी। Each one of you, every one of you will be agree with me that the meaning of both the sentences are the same, but their structures are different. दोनों का अर्थ अलग नहीं हुआ। पहले में क्या था, मैं एक पत्र लिखता हूं, दूसरे का क्या हिंदी हुआ, मेरे द्वारा एक पत्र लिखा जाता है। नहीं, लेकिन हर हालत में लिखने वाला कौन है, मैं ही हूं। तो नाक को आप ऐसे ना छू करके हाथ घुमा करके छू, तो हाथ को घुमा करके जो छू रहे हो ये पैसिव हुआ, और सीधे जो छू लेते यही एक्टिव हुआ। अर्थ नहीं बदलता है, अर्थ वही रह जाता है। मुझे विश्वास है कि आप समझ पा रहे हो कि क्या मैं बोल रहा हूं, कि दोनों का रूप केवल बदलता है, लेकिन दोनों वाक्यों का एक्टिव और पैसिव का कभी अर्थ नहीं बदलता। अब इसमें आपने क्या क्या चीजें गौर की वो देखिए। स्पेशल फीचर्स में मैंने लिखा है कुछ। जब किसी वाक्य को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदला जाता है, तो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में एजेंट बन जाता है। बोर्ड पर तो मैंने लिख दिया, लेकिन भ्रम आपके दिमाग में बैठा हुआ है कि सर ये एजेंट है क्या, ये तो नहीं समझ में आता। एक बार हम फिर से आ जाते हैं। जब किसी वाक्य को एक्टिव वॉइस से किसमें करते हैं, पैसिव वॉइस में। ये किसमें था, एक्टिव में। आई राइट अ लेटर, हमने इसको किसमें बदला, पैसिव में। तो देखिए क्या लिखा है, जब किसी वाक्य को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदला जाता है, तो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, इस एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या है, आई है ना। पैसिव वॉइस में क्या बन जाएगा, एजेंट। एजेंट मतलब जिसके द्वारा कोई काम किया जा रहा है, बाय लगा रहेगा उसके पहले। तो अब देखो यहाँ अ लेटर इज रिटन, यहां क्या लिखा, बाय मी। वही आई पीछे जाकर के क्या बन गया, मी। नीचे टेबल में मैंने लिखा है कैसे कैसे क्या करना। अ लेटर इज रिटन बाय मी, आई पीछे जाकर के क्या हो गया, मी। अब जैसे यहां देखें आप, ही सिंग्स अ सॉन्ग, वह एक गाना गाता है, यह है एक्टिव वॉइस। आपने इसकी पैसिव की, क्या किया, ये गौर कीजिए। आपने ए सॉन्ग यानी क्या, ऑब्जेक्ट को सॉन्ग को क्या किया, आगे ले लिया। ऑब्जेक्ट आगे जाता है, एकदम ध्यान से सुनिए। एक्टिव का ऑब्जेक्ट आगे जाता है और सब्जेक्ट क्या हो जाता है, पीछे चला। ये सब में रूल लागू होगा, ये उल्टा कर देना है। तो अ सॉन्ग इज, आप जरूर पूछने वाले हैं इज कहां से आ गया। ये अगले क्लास में हम लोग समझेंगे कि कहां से आ गया, कैसे आ गया। अभी इसको केवल ये देखना है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है। अ सॉन्ग इज, सिंग का तीसरा रूप संग। नीचे वाले क्या कहते हैं पॉइंट में मैंने लिखा है कि इसमें हमेशा V3 का ही यूज होगा। अब V3 कहां से, दूसरे अमेरिका से मंगा लीजिएगा, नहीं, ये V3 जो यहां वर्ब है उसी का तीसरा रूप लिखना है। तो यहां क्या होगा, सिंग्स, सिंग का तीसरा रूप होता है संग। अ सॉन्ग इज संग बाय हिम, ये हुई एक्टिव और ये क्या है, पैसिव। तो पहला पॉइंट में आपने क्या जाना कि एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, एजेंट। एजेंट यानी पीछे चला जाएगा, बाय लगेगा उसके पहले। अगला है, अगर वाक्य में ट्रांजिटिव वर्ब का प्रयोग किया गया हो। ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन ट्रांजिटिव वर्ब एंड इनट्रांजिटिव वर्ब। Transitive verbs are those which cannot give us the complete meaning without having any object. ट्रांजिटिव वर्ब हम उसको कहते हैं जिसको हिंदी में हम लोग सकर्मक क्रिया भी कहते हैं। सकर्मक क्रिया हम उसको कहते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट का होना बिल्कुल जरूरी है, उसके बिना उसका अर्थ ही नहीं निकलेगा। जैसे आई राइट, मैं लिखता हूं। ऑब्वियसली you will ask me a question, sir, what are you writing? I will have to answer there that I am writing a poem, I am writing a story, I am writing a letter, anything. मैं लिख रहा हूं तो क्या लिख रहा हूं, तो मुझे, मैं खा रहा हूं तो मैं खा रहा हूं तो आम खा रहा हूं, लीची खा रहा हूं, अमरूद खा रहा हूं,
रोटी सब्जी खा रहा हूं, मीट मछली खा रहा हूं, मैं क्या खा रहा हूं? स्वाभाविक रूप से वो बोला आई एम ईटिंग अ मैंगो, आई एम ईटिंग एन एप्पल। तो इसमें अब दूसरे केस में देखिए, ही इज रनिंग, वो दौड़ रहा है। क्या जरूरी है यहां कोई ऑब्जेक्ट का होना? रवि इज कमिंग, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं, रवि आ रहा, वह दौड़ रहा, इसमें ऑब्जेक्ट का। लेकिन मैं लिख रहा हूं तो निश्चित रूप से आप क्वेश्चन करोगे क्या लिख रहे हैं सर? मैं खा रहा हूं तो आप क्वेश्चन करोगे क्या खा रहे हैं सर? मैं सोच रहा हूं तो आप क्वेश्चन करोगे क्या सोच रहे हैं सर? यानी कि जब ऑब्जेक्ट ना दोगे तो वाक्य अधूरा अधूरा सा लगेगा। वैसी क्रिया को हम लोग ट्रांजिटिव सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो आप जानते हो कि पैसिव वॉइस कर्मवाच्य कहलाता है, यानी कर्म के बिना पैसिव बन ही नहीं सकता है। तो ऐसी क्रिया जिसके ऑब्जेक्ट होंगे वैसे क्रिया का ही पैसिव रूप बनाया जा सकता है। और हम लोग, मैंने वही बात यहाँ पॉइंट्स में लिखा, अगर वाक्य में ट्रांजिटिव वर्ब यानी सकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया हो तभी उस वाक्य का पैसिव वॉइस बनाया जा सकता है। जैसे यहाँ उदाहरण देखिए, रतन इज गोइंग टू पटना, रतन पटना जा रहा है। अब हमने बनाया पटना इज बीइंग गॉन बाय रतन, रतन के द्वारा पटना जाया जा रहा। हाउ मच absurd this sentence looks. This is an idiotic question. No one can use such a question in active passive form. कि रतन के द्वारा पटना जाया जा रहा है, मेरे द्वारा बाजार से आया जा रहा है। कई छात्र हमसे पूछते हैं सर क्या आप ये बता सकते हो कि ये पटना ऑब्जेक्ट है? पटना ऑब्जेक्ट है, ये कई शिक्षकों को भी ये कंफ्यूजन होता है कि पता है पटना ऑब्जेक्ट है कि नहीं है। और आपको मैंने अभी भी कहा था कि क्या और किसको, तो ये क्या किसको का जवाब पटना में नहीं आ पा रहा। मैं पटना जा रहा हूं, मैं क्या जा रहा हूं, इसका जवाब आएगा क्या जा रहा हूं। मैं किसको जा रहा हूं, यानी ऑब्जेक्ट की परिभाषा पर तो ये खरा नहीं उतरता। लेकिन ये ऑब्जेक्ट है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहलाता है, यानी टू को रिप्लेस करता है अकॉर्डिंग टू द वर्ब। दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे ये चीज भी मुझे आपको समझाना है कि कई छात्र पूछते हैं सर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे he gave me a pen, he gave me a pen, उसने मुझे एक कलम दिया। अब इसकी क्रिया क्या है? गिव, यानी गिव का भेटू रूप है। उसने मुझे क्या दिया? अभी हमने आपसे क्या कहा था कि क्या और किसको, तो उसने मुझे क्या दिया? कलम दिया। और किसको दिया? मुझे दिया। यानी दो ऑब्जेक्ट है कि क्या का भी जवाब आ गया और किसको का भी जवाब आ गया। देखिए he gave me a pen, उसने किसको दिया? तो मुझे दिया। क्या दिया? तो कलम दिया। यानी दो ऑब्जेक्ट। अब आप पूछोगे इसमें से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट उसको कहते हैं जिसके बिना उसके भार का वैल्यू खत्म है, उसका वर्ग का कोई महत्व ही नहीं है। वर्ग क्या थी? देना। तो ही गेव मी, अब चलिए एक पेन हम हटा दें, ही गेव मी, उसने मुझे दिया। सेंटेंस अधूरा नहीं लग रहा आपको? लग रहा होगा 100%, क्योंकि फिर क्वेश्चन पूछने वाले आप। उसने मुझे दिया तो क्या दिया? खिलौना दिया, कॉपी दी, किताब दिया। यानी अब पेन के बिना ये सेंटेंस क्या है? अधूरा। कहिएगा मी के बिना? मी के बिना अधूरा नहीं है। ही गेव अ पेन, उसने क्या दिया? एक कलम दिया।
अब सुविधा के अनुसार मुझे दिया है, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट उसको कहेंगे जिसमें क्रिया डायरेक्टली रिलेटेड किससे हो, ऑब्जेक्ट से डायरेक्टली। तो यानी अब पेन क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट डीओ, और मी क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक रूल और आप याद रखें ट्रिक के लिए, साधारण के लिए, कि अगर आपको लगे कि किसी वाक्य में दो दो ऑब्जेक्ट है, तो जो लिविंग रहेगा वो इनडायरेक्ट होगा और जो नॉन लिविंग होगा वो क्या होगा, डायरेक्ट। जैसे मिस्टर झा टॉट मी ग्रामर, या मिस्टर झा इज टीचिंग मी ग्रामर। मिस्टर झा मुझे क्या पढ़ा रहे हैं, ग्रामर पढ़ा रहे हैं। इसमें लिविंग कौन है, लिविंग समझते, सजीव। तो ग्रामर सजीव है या मैं सजीव, तो मी। तो मैंने क्या कहा, जो सजीव होगा वो इनडायरेक्ट, और जो निर्जीव, ग्रामर क्या है, निर्जीव, तो वो क्या है, डायरेक्ट हो गया। हाँ, इसमें स्वतंत्रता है, पैसिव में आप या तो अपेन को आगे ले जाओ या मी को आगे ले जाओ, वो सुविधा के अनुसार जब हम लोग बनाएंगे तो उसमें आपको अगले लेक्चर में वो सारी बातें भी समझ में आएगी। तो मैं बात कर रहा था कि रतन के द्वारा पटना जाया जा रहा, ऐसा कोई हिंदी सेंटेंस हो ही नहीं सकता, ये गलत है। तो गो हुआ, कम हुआ, ये सारा रन हुआ, ये सब क्या है, इंट्रांजिटिव, इसका पैसिव नहीं बनेगा। जाना, आना, दौड़ना, ये सब का पैसिव नहीं बनेगा, ये अकर्मक क्रियाएं हैं। अब आपको देखें, यहां देखिए, ये क्या था, ही सिंग से सॉन्ग। यहां देखिए अ सॉन्ग, यानी अ सॉन्ग आगे चला गया, इज सिंग का तीसरा रूप संग, बाय। अब ही पीछे जाके क्या हो गया, हिम। तो क्या आगे से पीछे जाने के बाद क्या हो जाएगा, इसके लिए यहां मैंने बोर्ड पर लिखा है, आई पीछे अगर जाएगा मी बनेगा, वी पीछे जाएगा अस बनेगा, यू का यू ही रह जाएगा, ही पीछे जाके हिम बनेगा, सी पीछे जाके हर बनेगा, दे पीछे जाके देम बनेगा। ये नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस है, ये आगे पीछे होता है केस चैप्टर में। फिर मेरे क्लास की आपने ये तो आर्ट्स जानते होंगे कि सर दो चैप्टर को एक साथ घालमेल नहीं करते, नहीं तो सब मुश्किल हो जाता है। केस को आप पढ़ाने लगेंगे तो वॉइस टूट जाएगा। जब केस वाला क्लास होगा तब उसमें हम समझाएंगे कि क्या नॉमिनेटिव केस, क्या ऑब्जेक्टिव केस, ये सारी चीजें हैं वो उसमें आते हैं। अभी इतना ही समझ लो, आई अगर पीछे जाएगा मी, या मी को ही आगे ले जाएंगे तो उल्टा आई हो जाएगा, इस तरह से बदलेगा। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आज की क्लास आपको समझ में आई। अगली क्लास में हम लोग लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे, यानी एक्टिव पैसिव शुरू हो जाएगा। आज केवल इंट्रोडक्शन था, और ये केवल 12th के लिए, आपके लिए नहीं है, 11th के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जो छोटे भाई हैं, भतीजा है, जो भी है, उन लोग को भी कहिए कि ये सारे लेक्चर को देखें। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी हेल्प कीजिए और अपनी भी हेल्प कीजिए। आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगा कि सर आज क्या कर रहे हैं, क्या डालने वाले हैं। तो ये सारी चीजें, और सारे बोर्ड, चाहे वो झारखंड बोर्ड हो या बिहार बोर्ड, सबके लिए जरूरी है। तो थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बी रेडी फॉर अपकमिंग क्लासेस एज वेल।